नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? सब लोग बढ़िया? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सर अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन जरूर कीजिए। बिना रिवीजन किए कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बच्चों, है ना। हम एक तरफ से पढ़ते जाएं, एक तरफ से भूलते जाएं, ये बिल्कुल भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। एक खतरनाक स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो हमेशा हमें चीज़ों को ऐड करने का प्रयास करना है, ना कि भूलने का। ठीक है। चलिए। चलो, ठीक है, ठीक है। सिल्वर बटन की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वैसे ये बटन वगैरह हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते, और वो तो टीम मेंबर थे, सही बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है आपके रिजल्ट से। तो प्ले बटन से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप में से कोई स्टूडेंट आए यहाँ पर और कहे कि सर हम आए हैं, रिजल्ट लेकर आए हैं। हमारे लिए वो बड़ी चीज़ है। देखिए, धीरे अभी आप लोग जुड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, तब आप हमारी सोच को समझ पाएंगे। और हमारी सोच में एक ही चीज़ है, एक बदलाव लाना। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, उम्मीद तो मैं ज़रूर करता हूँ। उम्मीद तो मैं ज़रूर करता हूँ। चलो। ओके। ठीक है, ठीक है। चले। ओके, ओके। रिजल्ट चाहिए हमें, है ना। हमारी जो आपकी मित्रता है वो रिजल्ट के लिए है, बाकी चीज़ें आती जाती रहेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सही बता रहे हैं, अगर हमारे टीम मेंबर्स ने नहीं किया होता तो प्ले बटन ऐसे ही पड़ा रहता। मुझे वो बिल्कुल भी मतलब अट्रैक्ट नहीं करता है। मुझे जो अट्रैक्ट करता है वह क्लास में आना, आपसे बातचीत करना, आपको पढ़ाना। बातचीत का मतलब ये थोड़ी है कि मैं बातचीत करने आता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं वह मेरे जीवन के सबसे बेहतर क्षण होते हैं, बेहतर पल होते हैं। और यही कारण है कि जब से प्लेट ये जो है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म की तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ। क्योंकि छुट्टी लेकर मैं खुद तड़पने लगता हूँ। एक बार हमारे परिवार के सदस्य लोग हमको बाहर लेकर चले गए, कहीं रुको तुमको बताते हैं, है ना। पहाड़ की ओर चले गए। अब सही बता रहे हैं, हम इतना छटपटाए, उन्होंने हमको वापस भेजा डब्बा में पैक करके, पार्सल करके, कि जाओ वहाँ पर आप, है ना। तो वो चीज़ है, खैर कोई बात नहीं। ओके, टिक 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 टिक। चलिए, टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने अपने संविधान को समझना प्रारंभ किया। और संविधान को समझने के प्रक्रम में हम लोगों ने कहा था कि हम अपनी जो जर्नी है वह भाग 1 से शुरू करेंगे। ठीक। भाग 1 जो है, इसका जो विस्तार है अनुच्छेद 1 से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और हमने इन अनुच्छेदों को बहुत ही शानदार तरीके से समझा था। आप में से जो स्टूडेंट पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और ध्यान दीजिएगा, अगर आज आपने मेरा रिक्वेस्ट मान लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्या रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि अगर आपने इस पॉलिटी की क्लास को एक तरफ से नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है, देख लीजिए। ठीक इसी तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो क्लास चल रही है उसको एक तरफ से देख लीजिए, और फिर
जब आप इन 2 क्लासेस को या फिर ज्योग्राफी जो कंप्लीट हो चुकी है उसको देख लीजिए, फिर जब आपको कोई फोन करेगा और कहेगा कि हम 2 लाख 3 लाख की कोचिंग वाले बोल रहे हैं और हमारे यहाँ पर ऐसे पढ़ाया जाता है, तो उनसे कहना कि भैया हमको ना ये फ्री की एक क्लास मिल गई थी, इस क्लास से हमें आपकी क्लास को कंपेयर करना है, तो हम थोड़ा चाहते हैं कि आप कोई डेमो वीडियो भेज दीजिए और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी टॉपिक को वहां पर पढ़ लेना। जब आपको लग जाए अरे ये तो फ्री वाली क्लास इस क्लास को टक्कर दे रही है और कुछ मामलों में इससे भी बेहतर है, तो समझ जाना कि 2 से 3 लाख रुपए अब खुद पर खर्च करने का समय आ गया है। तो अपने ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर पैसे खर्च कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो आपसे पैसा लेता नहीं। लेकिन ये कब होगा? जब आप क्लास को एक तरफ से देखोगे। आप एक क्लास भी स्किप करोगे, है ना, सभी चीजें क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी, सब खिचड़ी बन जाएगी। तो हमें क्या बनाना है? पुलाव बनाना है। खिचड़ी तो सब लोग बनाते हैं। आइए यहां पर, तो हमने कहा था कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के प्रावधानों को डिस्कस करना है। इसी क्रम में हमने सबसे पहले अनुच्छेद 1 डिस्कस किया था और अनुच्छेद 1 को डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया, डेट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। तो हमने इस अनुच्छेद को समझने का जब प्रयास किया तो हमें पता चला इससे हमारे देश का, एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो रिवीजन करते नहीं है, तो 5 मिनट मेरे साथ ही रिवीजन कर लीजिए। हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है वह क्या है? वह इससे पता चल रहा था, आर्टिकल 1 जो है वह हमें क्या कर रहा था, हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है, क्या नाम है ऑफिशियल? इंडिया, उसको बताता है। दूसरा यह बताता है कि जो अनुच्छेद 1 के जो प्रावधान है वह यूनियन के रूप में है। यूनियन के रूप में होने का मतलब है कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको बताया था। हमने कहा था राज्यों को अलग होने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि भैया हम जोड़ रहे हैं। जैसे अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका में 13 राज्य बैठे, उन्होंने कहा हम संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करेंगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहां नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया है, ना कि हमने उनके साथ जो है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इसी चीज को हमने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अंबेडकर साहब ने इस चीज को बहुत ही स्पष्ट किया और उन्होंने अमेरिका के गृह युद्ध का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि आखिर क्यों हम लोग यह प्रावधान रख रहे हैं। तो हमने जो है कि आर्टिकल 1 को समझा और आर्टिकल 1 को समझते हुए हमने ये कहा कि इसमें जो राज्य, जो हमारा क्षेत्रफल है, उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? हमें जो है कि अनुसूची 1 से प्राप्त होती है। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 2 की बात की और अनुच्छेद 2 की बात हमने की कि भैया इस यूनियन में अगर हम देखें तो हमने कहा 28 राज्य है हमारे पास और 8 क्या है? यूटी है। लेकिन अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो बाहरी भाग है, जो हमारे देश का अभी हिस्सा नहीं है, अगर वो भविष्य में हमारा हिस्सा बनना चाहे या भारत किसी क्षेत्र को अपना हिस्सा बनाना चाहे, तो किस तरह से किसी राज्य का प्रवेश और स्थापना करेगा। प्रवेश और स्थापना अर्थात कोई, जैसे मैंने कहा था कि बांग्लादेश का कोई भाग, म्यांमार का कोई भाग, है ना, पाकिस्तान का कोई भाग भारत का हिस्सा बनना चाहे तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? वो आर्टिकल 2 में। फिर मैंने कहा था आर्टिकल 3 हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 में हमने देखा था कि अनुच्छेद 3 यह कहता है कि जो हमारे राज्य हैं, है ना, जो राज्य हैं उनके जो नाम है या जो सीमाएं हैं उसमें बदलाव करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। और संसद इस कार्य को बहुत ही आसान प्रक्रिया से कर पाती है। मैंने कहा था अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का सीमा विस्तार करना हो, किसी का सीमा विस्तार कम करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो संसद क्या करती है? साधारण बहुमत से यह कर सकती है। और साधारण बहुमत को हमने क्या बताया था कि भैया
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का अगर बहुमत मिल जाए तो उसको हम कहेंगे साधारण बहुमत, और उसके माध्यम से संसद ये कर पा रही थी। यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया था, राइट। यहीं तक हमने चीजों को, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आर्टिकल 1, 2, 3 में इतना ही बताया था, एक एक आर्टिकल में हमारी एक एक क्लास हुई थी, लेकिन यहां पर रिवीजन करते समय पूरा तो नहीं बता सकते ना, नहीं तो फिर वो नई क्लास हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहां तक की जर्नी तय कर ली थी, इसके आगे हम बढ़ना है। प्लीज बता दीजिए, क्या यहीं तक डिस्कस किए थे हम लोग? ठीक है, प्लीज बताइए। क्लियर? यहां तक क्लियर? चल, क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले आर्टिकल पे, और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 के विषय में हम अगर चीजों को डिस्कस करें तो यह भाग एक का अंतिम अनुच्छेद है, राइट। भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद है। इसका मतलब है कि इसके माध्यम से जो भी हमें प्रावधान होगा, इसको अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो अंतिम अनुच्छेद है कहता क्या है? अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संसद यदि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत, अनुच्छेद अगर 2 या 3 के तहत किसी विधि का निर्माण करती है, 2 या 3 के तहत किसी विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, तो इसे अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो अनुच्छेद 4 क्या करता है? यह अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रावधान थे कि किसी राज्य को, किसी बाहरी भाग को हमें अपने देश का हिस्सा बनाना, तो हिस्सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई विधि लेकर आएंगे, तो जो विधि लेकर आएंगे वो साधारण बहुमत से होगा। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत जो हम अपने राज्य हैं, राज्य की जो सीमाएं हैं, नाम हैं, क्षेत्र हैं, उनमें अगर बदलाव करेंगे तो उसके लिए भी हम विधि लेकर आएंगे। तो ये जितनी भी हम विधि लेकर आएंगे उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रश्न आएगा आखिर ये बात क्यों लिखनी पड़ी? यह भाग जो है कि 1 के अंतिम अनुच्छेद 4 में बात क्यों लिखनी पड़ी? दरअसल यह स्पष्टीकरण इसलिए था, यह जो स्पष्टीकरण है ना, ये संविधान सभा ने इसलिए रखा, संविधान सभा ने इसलिए रखा ताकि भविष्य में केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, और केंद्र सरकार की कौन सी शक्तियां? वह है राज्यों की सीमा में बदलाव, राज्यों की सीमा में जो बदलाव। आखिर जैसे हम अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कुछ करेंगे उससे क्या होगा? राज्यों की सीमा में बदलाव आएगा, और इस सीमा के बदलाव में किसकी प्रमुख शक्ति है? केंद्र सरकार की, क्योंकि संसद क्या है? केंद्र सरकार का हिस्सा है, राज्य का तो इसमें कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो केंद्र सरकार की शक्तियां बनी रहें और उसके माध्यम से वो राज्यों की सीमा में बदलाव या फिर यथासंभव या फिर मांग के अनुसार बदलाव कर सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए। जैसे अगर यह प्रावधान ना लिखा होता, और आप कल्पना करिए 1947 में जो विभाजन हुआ और उसके बाद 1950 में जब हम गणतंत्र बने, अब इसके बाद मान लेते हैं केंद्र सरकार कोई राज्य इतना बड़ा था
और ये चाहे कि इसके कुछ भागों को किसी दूसरे हिस्से में मिला दिया जाए, एक भाग को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, किसी छोटे क्षेत्र में कई अन्य क्षेत्रों को मिलाकर बड़ा कर दिया जाए, तो क्या राज्य इसके लिए तैयार होते? हो सकता है एक तनाव की कंडीशन क्रिएट हो जाती और एक संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो जाता कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है कि नहीं। लेकिन अनुच्छेद 4 के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि भविष्य में इस तरह का कोई संशय ही ना रह जाए, और इसीलिए लिख दिया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव किए जाएंगे उनको इस आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव किए जाएंगे, इस बदलाव का मतलब क्या है? कुछ राज्यों की संख्या बढ़ेगी, है ना, या फिर कुछ यूटी की राज्यों की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। जैसे मान लेते हैं 2 राज्यों को मिला दिया जाए, तो अभी जो राज्यों की संख्या 28 है वो क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। हो सकता है राज्यों की संख्या बढ़ा दिया जाए। इसी तरह से यूटी के संदर्भ में यूटी की संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो ये जितने भी राज्य की संख्या बढ़े में वृद्धि या कमी, या फिर यूटी की संख्या में कमी या वृद्धि जो होगी, इसका बदलाव हमें कहां देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा अनुसूची 1 और 4 में। तो राज्यों और उनकी सीमाएं का उल्लेख कहां पर है? अनुसूची 1 में। तो जैसे ही कोई विधि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई जाती है, जैसे मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार से हैं, तो अगर आप देखना चाहें कि आपके राज्य की सीमा क्या है, तो आप क्या करेंगे? संविधान की एक पहली अनुसूची में जाएंगे और वहां पर देख लेंगे कि हम जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं उसकी सीमा कहां तक है, क्षेत्रफल कहां तक है। अगर अनुसूची 1 को आप जो है कि उत्तराखंड पहले से बनने से पहले देखेंगे तो अलग रूप में दिखाई देगी, आज अलग रूप में है। और भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन 2 से 3 छोटे छोटे प्रांतों में हो जाता है तो अनुसूची 1 में क्या होगा? बदलाव आएगा। अब अनुसूची 1 में बदलाव और अनुसूची 4 में भी बदलाव आता है। जब आप 2 और 3 में कोई संशोधन करते हैं तो अपने आप अनुच्छेद जो है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव आता है। अनुसूची 4, अब अनुसूची 4 में क्या है, कोई बताएगा? तो अनुसूची 4 में क्या है? वहां पर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप इनमें से किसी राज्य के हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा से कितनी सीटें हैं ये आपको पता होगा। ठीक, आप अगर बिहार से हैं तो आपको पता होगा बिहार की राज्यसभा से कितनी सीटें हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको पता होगा, एमपी से हैं तो आपको पता होगा। अब समझिए, मान लेते हैं केंद्र सरकार एक ऐसी विधि लाए कि वह इन सभी राज्यों को क्या करेगी? 2-2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा? जब 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो राज्यसभा की सीटें भी क्या हो जाएंगे? अब ऐसा तो नहीं रहेगा ना, अब यूपी क्या हो गया? ए और बी में डिवाइड हो गया, बिहार भी यूपी और बिहार भी ए और बी में, अर्थात 2 प्रांत बन जाएंगे अलग अलग। एक बिहार रहेगा, कोई दूसरा नया बन जाएगा। जैसे कि पहले आखिर उत्तराखंड बना हुआ है, झारखंड बना हुआ है, छत्तीसगढ़ बना हुआ है ना, ठीक इसी तरह से तेलंगाना बना हुआ है ना। तो ऐसे क्या होगा? जब राज्य बट जाएगा तो उन राज्यों से आने वाले जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका भी नंबर बदलेगा कि नहीं? अभी उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं, जितने सदस्य आते हैं, कितने सदस्य आते हैं हमको नहीं पता, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, आप तो, है ना, और हमें पता भी होगा तो हम क्यों बताएं? कुछ चीजें आपको कमेंट में भी तो बतानी चाहिए। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश से मान लो एक्स लोग आते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाएगा 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, तो जो राज्यसभा की सीटें उसी अनुपात में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हम 2 और 3 में परिवर्तन करते हैं तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन आता है, और अनुसूची 1 और 4 में जो परिवर्तन आता है उसको भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो यह अनुच्छेद जो 4 है वो क्या कहता है कि अगर संसद जो है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई विधि बनाती है जिससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन होता है, तो इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्लियर? एलोन कह रहे हैं यूपी से 80, यूपी से 80। एलोन महाराज धन्य है आप, धन्य है, बिल्कुल। और कितने लोग? यूपी से 80। राहुल सिंह कह रहे हैं 75, वेरी गुड, है ना। नगमा सिंह 75, अवधेश जी 250, अरे बाप रे।
अरे बाप, सब लोग बोलिए भारत माता की जय। ठीक है, सब लोग बोलिए। अरे इस भूमि का कुछ तो ऋण उतारो। इस भूमि ने, इस समाज ने, इस देश ने तो कुछ तो आपको दिया होगा। आप लोकतंत्र को एंजॉय कर रहे हो। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया और आपको आपके राज्यसभा की सीटें नहीं पता है। 80 राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? गजब इंसान हो आप लोग। दुर्गा दास जी कह रहे हैं सर आप यूपीएससी का पूरा कोर्स करवाओगे क्या? मैंने ना तो ऐसा कभी बोला है, ना कभी मैं बोल पाऊंगा। जितना सक्षम हूं करवा चुका हूं, करवा रहा हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ठीक, तो क्या हम लोग आर्टिकल 4 को समझ पाए? आर्टिकल 4 को समझ पाए? प्लीज बता दीजिए। क्या हम लोग समझ पाए? प्लीज बता दीजिए। ठीक है भैया, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कुछ तो जानो। मतलब सोचो, आप बोल रहे हो 80 सीटें। किसी को आप बता दो, मान लो आप चूंकि आईएएस की तैयारी के नाम पर टैग लगाकर घूम रहे हो, और कोई आदमी हो, है ना, वो कहे भैया भैया थोड़ा सा हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, है ना, बता दीजिए, इसको मोटिवेट कीजिए। ये गोली खेलता रहता है, ये गुल्ली डंडा खेलता रहता है, ये लट्टू नचाता रहता है, ये पता नहीं मोबाइल में क्यों लगा रहता है, भैया आप थोड़ा समझा दीजिए। और वो बच्चा आपसे पूछ ले भैया भैया इसमें जो है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और भैया बोल दें 80 सीटें। वो बच्चा क्या करेगा? वो समझ जाएगा कि भैया हम तो अभी भी कम उम्र में जो है कि हम ये जो है कि गोली खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत ही कमाल के ड्राइवर निकले। हाँ, और फिर वो बताएगा अपने पापा को, ये वाले भैया से बच के रहना, खतरनाक आदमी है ये, बहुत झूठा है, बहुत झूठ बोलता है ये, है ना। चलो, तो आर्टिकल 4 हम समझ पाए। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा यहां पर एक शब्द ये आ गया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको आर्टिकल 4 में जो कहा था कि भाई अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव हो रहा है वो दरअसल क्या होता है, साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत से जो विधियां बनती हैं उनको हम संविधान संशोधन नहीं बोलते, वो सामान्य तरह की विधियां हैं। और इसी प्रकार की ज्यादा विधियां बनती हैं, अधिकांश जो विधियां होती हैं वो इसी प्रकार की बनती हैं, उनको संविधान संशोधन नहीं बोला जाता। अब हमारे लिए यहां पर एक चीज था साधारण बहुमत, पिछली क्लास में बता चुका हूं, एग्जाम्पल से बता चुका हूं। अब स्वाभाविक है आपने क्लास मिस की होगी, तो एक ही चीज को हम कितनी बार बताएं। अब हमें यह समझना है कि आखिर ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन क्या होता है, क्योंकि बार बार संविधान संशोधन शब्द आता रहेगा। तो हम आर्टिकल 5 पर आए या फिर आर्टिकल 4 के और प्रावधानों को हम डिस्कस करें, उसको समझने से पहले हम यहां पर थोड़ा समझते हैं संविधान संशोधन। संविधान, ठीक है, ठीक, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन को समझने का इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है कि संविधान में, संविधान या फिर उसकी व्यवस्था में, संविधान के द्वारा की गई व्यवस्था में कोई बदलाव लाने के लिए, कोई बदलाव लाने के लिए, ठीक है, कोई बदलाव लाने के लिए जो विधि बनाई जाती है, जो विधि बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम संविधान संशोधन बोलते हैं, उसको हम संविधान संशोधन। क्लियर? अब ये जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह भाग 20 में, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान दिया गया। तो जो हम यह बात कह रहे हैं कि हमें अगर मान लेते हैं संविधान में कोई संशोधन करना है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिल लेकर आएंगे, है ना, कोई प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव में संसद में चर्चा होगी और फिर क्या किया जाएगा, दोनों सदनों से पास किया जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वह क्या करेंगे, जब उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो यह होगा हमारा संविधान संशोधन विधेयक। और इसका उल्लेख कहां पर है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत है, ठीक है। और इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त, संसद को अधिकार प्राप्त, क्या अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान में संशोधन करे, वह संविधान में संशोधन करे। यहां से एक बात पहले स्पष्ट हो जाती है कि यहां पर जो विधायिका है, जो विधान सभाएं हैं या जो विधान मंडल है, आप सबको कमेंट में एक चीज बताना है कि विधानसभा और विधान मंडल में क्या अंतर है, ठीक। आपको यह बताना है कमेंट में कि विधानसभा और विधानमंडल में क्या अंतर होता है, क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या फिर इनमें कुछ जेन्युइन अंतर है। तो हमने कहा कि संसद को यह अधिकार दिया गया है, अर्थात विधानमंडल और विधानसभा में संविधान संशोधन का जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रारंभ नहीं किया जा सकता। और जब प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता तो उनकी जो है कि वहां पर कोई विधि बन सके ऐसी, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि विधि बनाने का कोई प्रस्ताव आएगा और जब प्रस्ताव यहां पर लाया ही नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि इनकी जो विधानसभा या जो विधानमंडल है, इनकी शक्ति इस संदर्भ में कम है। और शक्ति किसको प्राप्त है, यहां पर शक्ति जो है वह प्राप्त है संसद को। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि संसद को अधिकार प्राप्त है तो संसद में क्या है, हमने कहा था लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा शामिल होती है और प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, यही बात हमने बोला। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ध्यान देना। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पहले लोकसभा में ही लाया जाए या फिर राज्यसभा में ही लाया जाए, किसी भी सदन में उसको क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, अब जब जिस सदन में भी प्रस्तुत किया गया, मान लो पहले लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया, है ना, इन्हीं दो में से किसी के पास लाया जाएगा। और जब यहां पर प्रस्ताव को लाया जाएगा तो इस प्रस्ताव को क्या करेगी, यह जो सदन है, दोनों सदनों को क्या करना होगा, जैसे मान लो लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा इसको क्या करेगी, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से इसे पारित करेगी, विशेष बहुमत से पारित करेगी, ठीक है। तो विशेष बहुमत से, अब जब हम विशेष बहुमत शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है संसद की, एक सेकंड, संसद मतलब कि सदन की, ये जो विशेष बहुमत होता है इस समझिए क्या होता है, तो सदन की कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, क्लियर। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। तो इन दोनों चीजों को मिलकर बनता है विशेष बहुमत। इसका मतलब है कि मान लेते हैं लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया तो वहां पर क्या किया जाएगा, पहले यह देखा जाएगा कि भाई जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत मिल रहा है कि नहीं, और फिर ये देखा जाएगा कि वो 2/3 जो बहुमत है ये सदन की कुल संख्या का बहुमत हो पा रहा है कि नहीं, अर्थात सदन की संख्या का 50% से एक अधिक, ठीक है। तो इसको विशेष बहुमत। और फिर यहां से लोकसभा में अगर पहली बार लाया गया है तो ये कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा। और अगर राज्यसभा में पहले लाया गया था तो ये विशेष बहुमत से पारित करके फिर क्या करेगी, ये लोकसभा के पास भेजेगी। क्लियर, क्लियर, प्लीज बताइए, क्लियर यहां पर।
ठीक है बच्चों, 1 मिनट देना, 1 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा, 1 मिनट दीजिए। माफी चाहता हूं बच्चों, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ठीक है, माफी चाहता हूं। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जब हमने यहां पर बात की कि विशेष बहुमत की और विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की, ठीक है, क्लियर यहां पर। अब देखिए, तो जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो संविधान संशोधन दरअसल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का। एक जो होता है वह होता है विशेष बहुमत से जो पारित किया जाए, जो विशेष बहुमत से पारित किया जाए। और विशेष बहुमत में कहां पर? दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा। अब ये दोनों सदनों से पारित होने वाला संविधान संशोधन विधेयक जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो ये क्या करेंगे? इस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने का मतलब है कि इनके पास ना तो इस विधेयक को रोकने का अधिकार है, ना तो रोकने का इनके पास अधिकार है, ठीक, और ना ही यह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना तो यह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये इस पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करते ही यह जो विधेयक है, यह जो बिल है, यह क्या हो जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। यह क्या होगा? अधिनियम बन जाएगा। वहीं जो दूसरा प्रकार है, इसमें भी क्या होगा? दोनों सदन क्या करेंगे? वो विशेष बहुमत से, दोनों सदन विशेष बहुमत से क्या करेंगे? पारित करेंगे। और विशेष बहुमत से पारित करके फिर अगर इसमें कोई ऐसा प्रावधान है, ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें उन प्रावधानों को रखा जाता है जिसके तहत राज्यों की शक्ति प्रभावित हो, जिनके तहत राज्यों की शक्ति प्रभावित हो। अगर ऐसा कोई बिल लाया जाता है जिसके माध्यम से राज्यों की शक्ति प्रभावित हो, तो उसको क्या किया जाएगा? यहां पर जो है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और फिर इसको राज्यों के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। और जब राज्यों के विधानमंडल में से आधे से अधिक जब राज्य या राज्य की विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है,
इसको यह क्या कर देंगे, पास कर देंगे या फिर वह पारित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह फिर जो है कि अधिनियम बन जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति के पास जाएगा और यह अधिनियम बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ध्यान देने वाला यह है कि जो विधानमंडल जो प्रस्ताव पारित करेंगे, विधानमंडल जो प्रस्ताव पारित करेंगे, उनको अपने यहां पर साधारण बहुमत से पास करना होगा, साधारण बहुमत से पारित करना होगा। अर्थात सदन जहां पर 2/3 विशेष बहुमत से, अर्थात जैसे कि हमने कहा सदन की कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान का 2/3 का बहुमत। और यह तो होगा ही, लेकिन जब राज्यों के विधानमंडल के पास जाएगा तो यहां पर साधारण बहुमत से इसको क्या करना होगा, पारित करना होगा, और तभी जाकर यह जो है कि पास हो पाएगा। यह जो प्रावधान है यह क्यों रखा गया है कि राज्य, क्योंकि देखिए जहां पर राज्यों की शक्तियां हैं, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो ढांचा अपनाया है वह एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। एकात्मक में क्या है, केंद्र सरकार को हमने, जो केंद्र सरकार है इसको हमने ज्यादा पावर दिया है, लेकिन ये ढांचा संघात्मक भी है, अर्थात जो राज्य की शक्तियां हैं वह केंद्र और राज्य में क्या है, विभाजित है। ऐसे में अगर सदन कभी यह चाहे जो है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्ति को प्रभावित करने वाला कोई बिल लाए, तो वहां पर राज्यों का समर्थन जरूरी हो जाता है। इसलिए यह प्रावधान रखा गया कि ऐसे कोई राज्यों की शक्ति में कोई कटौती करने का प्रस्ताव का ऐसा कोई बिल लाया जाए तो उसमें राज्यों का जो आधे से अधिक विधानमंडल हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक है। क्लियर है क्या, यहां तक हम समझ पाए? जैसे मान लो इस कैटेगरी में है ना, इस कैटेगरी में जैसे इसको ये एक कैटेगरी है और इसको बी कैटेगरी है। अब मान लेते हैं कि आपको भी पता है, इसको मैं यहां पर जगह मेरे पास कम है इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव लाने का अगर जो है कि विधेयक आता है, कोई विधेयक आता है, तो इसमें क्या होगा, राज्यों की शक्ति घटेगी। अभी आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें विधानसभाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार कोई ऐसे में परिवर्तन लाने का प्रयास करे तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि राज्य भी अपनी स्वीकृति दे, तभी क्या होगा। अब जब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बदलाव आएगा और जिससे राज्यों की शक्ति प्रभावित हो रही है तो उसको बी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान है और इसमें अगर बदलाव लाने की कोई बात की जाती है ना, तो इसका प्रभाव क्या होगा, यहां पर राज्यों पर भी पड़ेगा। इसलिए यहां पर यह जो बी कैटेगरी वाला प्रावधान है इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है वह 2 प्रकार का है और दोनों ही जगहों पर हमें विशेष बहुमत की जरूरत है, लेकिन जहां पर राज्यों के हित प्रभावित होते हैं वहां पर राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसी कैटेगरी में था जीएसटी वाला प्रावधान। आपने देखा होगा जो जीएसटी का प्रावधान है वह इसी कैटेगरी में था, इसीलिए यहां पर दोनों सदनों से पास होने के बाद यह जो है कि राज्यों का समर्थन भी यहां पर जरूरी हो गया था और उस तरह से चीजें हमारे सामने आई थी। ठीक है, आप इसको समझ। अभी जो संविधान संशोधन विधेयक है, जैसा कि हमने कहा, यह जो है कि दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब प्रश्न आएगा कि इसको प्रस्तुत कौन कर सकता है, तो इसको अगर जो है कि सरकार के मंत्री, अगर सरकार के जो मंत्री हैं वह प्रस्तुत करते हैं तो इसको बोला जाएगा सरकारी विधेयक, तो यह होगा सरकारी विधेयक। लेकिन मान लें कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, अगर वह संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं तो उसको बोला जाएगा गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वह क्या हो सकता है, सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है, दोनों ही रूपों में इसको लाया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की
आवश्यकता नहीं है, पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अर्थात अगर मान लेते हैं कोई सांसद या कोई सरकार जो है कि मंत्री ये चाहते हैं कि संविधान में जो है कि संशोधन किया जाए और उसके लिए वो प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सदस्य ला सकता है। जब सरकार के कोई मंत्री लाएंगे तो इसको सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और कोई अगर सांसद चाहे वह जो है कि सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अगर वो लाएंगे तो इसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाएगा। तो हमने जो समझा वो ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 4 ये साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव आएंगे वह इस कैटेगरी में नहीं होंगे, अर्थात आर्टिकल 368 का वह पार्ट नहीं होंगे। तो आई होप अब उसके प्रावधान को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अनुच्छेद 4 क्या कहना चाहता है। क्या हम इस चीज को समझ पाए? ठीक है, मिस्टर डेविड राजपूत, है ना, शायद आप किसी बात, या तो आप किसी बात से गुस्सा हो, या फिर आप अतार्किक व्यक्ति हो, है ना, या फिर आप पहले दिन क्लास में आए हो। अब इसमें से क्या है आप ही देख सकते हो। कमेंट में देखता हूँ, डाउट दूर करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये तो आपको ही, मतलब पीछे से आए होते तो पता रहता। खैर आपका जो भी है ना। क्या हम लोग समझ पाए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट डे सरमाई, बस बस समझ गए, मैं समझ गया भैया, समझ गए, समझ गए। बस आपसे एक ही चीज कहेंगे, तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलिएगा, है ना। पहले ही आए, पहली क्लास में आए और हमने क्या कर दिया, किसी का एनालिसिस कर लिया। गुरुजी कमेंट नहीं देखते हो, अभी देख लो। कमेंट देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कमेंट मत देखा कीजिए सर, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चले, क्लियर। चल, तो अनुच्छेद जो है कि हमने 4 को समझा। अब यहां से हमें समझना जो है वह है कि आखिर हमारे यहां पर राज्यों का और जो रियासतें थी उनका एकीकरण कैसे हुआ। अब उसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके वजह से मैं कंटिन्यू क्लास नहीं कर सकता। आगे से, है ना, आगे से हम इस क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम चेंज नहीं हुआ है। आज वो टीम मेंबर्स ने ना अचानक ही बीच में जो है कि एक सेशन रख लिया था आपसे बातचीत करने का, तो टाइम चेंज नहीं होगा, 7 ही बजे रहेगा, है ना, 7 ही बजे रहेगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक